हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर अभी लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है। इसमें आज जो हम करने वाले हैं ये इस सीरीज का थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने 50-50 क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस सीरीज में मैं जितने भी PYQ लिटरेरी सीरीज पर आए हैं इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में, उन सबको इंक्लूड किया है मैंने। ठीक है, हर एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज भी हम टॉप 50 MCQs को सॉल्व करेंगे और विद डिटेल हम इनकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये पार्ट थर्ड है। अगर प्रीवियस वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड हैं। और पहली चीज, जैसे कि थियरी वगैरह तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपको यूनिक कौन बनाता है? देखिए, जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, या फिर आप कहें कि जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है थियरी को करना, उतना ही उसके प्रैक्टिस को करना या उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही हमें चीजें लर्न होती चली जाती हैं। और अगर आप भी लिटरेचर की प्रैक्टिस करना चाहती हो, लिटरेचर के जितने भी एग्जाम होते हैं, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर के, तो उनके हर एक राइटर के MCQs, उनकी बायोग्राफीज आप चैनल पर गो थ्रू कर सकते हैं। सारी चीजें अवेलेबल हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पर हर एक राइटर को लेकर या फिर हम कहें लिटरेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट थर्ड है आज ये हमारा लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच का। फर्स्ट आता है असाइड। असाइड मीन्स, असाइड क्या होता है? असाइड का अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस हैं अ शॉर्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग। क्या ये एक शॉर्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है? मींस बाय द साइड, या फिर असाइड का एक लिटरल मीनिंग दे दिया है बाय द साइड। क्या ये करेक्ट है? अ पोम कंसिस्टिंग ऑफ इरेगुलर लाइंस, या फिर एक पोम होती है जिसमें इरेगुलर लाइंस हो। ठीक है, अ शॉर्ट स्पीच नॉट सपोज टू बी हर्ड बाय अदर कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज और द ऑडियंस। या फिर एक शॉर्ट स्पीच होती है और ये माना जाता है कि वो मतलब जो भी बोलने वाला है उस स्पीच को, उसकी आवाज को कोई नहीं सुन रहा है स्टेज पर। ठीक है, ऐसे मानिए जैसे स्टेज पर कोई ड्रामा चल रहा है और उस ड्रामा में कोई कैरेक्टर आता है और वो साइड में जाके खुद से ही एक शॉर्ट स्पीच बोलता है और उसको कोई नहीं सुन रहा है। मतलब अदर कैरेक्टर्स जो स्टेज पर मौजूद हैं वो नहीं सुन रहे हैं, या फिर हम कहें कई बारी ऑडियंस भी नहीं सुन रही है उस चीज को। ठीक है, दैट इज असाइड। तो राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे, यहां पर राइट आंसर यही है, असाइड। ठीक है, असाइड इज अ शॉर्ट स्पीच नॉट सपोज टू बी हर्ड बाय अदर कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज और द ऑडियंस। ओके, समटाइम्स ऑफनली आप कह सकते हो कि ज्यादातर जो है ना स्टेज पे जो अदर कैरेक्टर्स होते हैं वही नहीं सुन रहे होते हैं बस। ठीक है, ऑडियंस को तो सुनाई दे रहा होता है, लेकिन अदर कैरेक्टर्स जो स्टेज पर हैं वो ऐसा रिएक्ट करते हैं कि उन्होंने उसकी जो स्पीच है, शॉर्ट स्पीच है, उसको नहीं सुना है। आगे चलते हैं, यहां पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइमिंग ऑफ वाउल साउंड्स विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट इज नोन एज। देखिए, आप जानते हैं कि जब रेपिटेशन होती है वाउल साउंड्स की उसको क्या कहते हैं, या फिर रेपिटेशन हो कॉन्सोनेंट साउंड्स की उसको क्या कहेंगे, या रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं। ये तीनों टर्म्स अलग अलग हैं और तीनों को आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड्स। ठीक है, और विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स की कोई राइमिंग नहीं है और रेपिटेशन हो रहा है वाउल साउंड्स का। द राइमिंग ऑफ वाउल साउंड्स, बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन है रिदम, कॉन्सोनेंस, एजोनेंस, एलिट्रेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब केवल और केवल वावल साउंड्स की रेपिटेशन हो तो उसको हम एजोनेंस बोलेंगे। ठीक है, एजोनेंस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज पेंडोराज बॉक्स मीन। पेंडोरा बॉक्स क्या है? पेंडोराज बॉक्स इसका मतलब क्या है? The process that once began creates many complicated problems. A speech or text in praise of someone, button for summoning help in an emergency, या फिर a musical instrument. What should be the correct answer? Pandora box. Yes. देखिए, पेंडोरास बॉक्स इज अ प्रोसेस दैट
once begin creates many complicated problems or a source of extensive but unforeseen troubles or problems. और यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेस दैट वन बिगिन क्रिएट्स मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, पेंडोरा बॉक्स मतलब ऐसा कह सकते हो मुसीबतों का पिटारा। ठीक है, एक प्रोसेस है, शुरुआत एक चीज से की गई है और जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज एन एलेक्जेंड्रिन इज अ वर्स लाइन इन। एलेक्जेंड्रिन जो है एक वर्स लाइन है, मतलब पोएट्री की एक पोम की लाइन है। क्या है मतलब इसमें किससे रिलेटेड है, इसमें किस तरीके के मीटर हैं? एन आइम्बिक पेंटामीटर, एन आइम्बिक हेक्सामीटर, अ डेक्लिक टेट्रामीटर, अ ट्राइकिक हेक्सामीटर। यस, एलेक्जेंड्रिन। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यहां पर जो राइट आंसर है वो है एन आइम्बिक हेक्सामीटर। ओके, अ लाइन ऑफ वर्स दैट हैज 6 आइम्बिक फीट। ठीक है, हेक्सामीटर है ना, तो इसमें क्या होगा 6 आइम्बिक, पेंटामीटर होता तो 5 फीट होते हैं और हेक्सामीटर है तो 6 फीट, है ना, तो 6 आइम्बिक फीट होते हैं। और हम कह सकते हैं अगर 6 आइम्बिक फीट है, एक फीट में कितने सिलेबल होते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक फीट में 2 सिलेबल होते हैं, या कह सकते हैं पेयर ऑफ सिलेबल होता है। तो 6 आइम्बिक फीट बोल लीजिए, या फिर आप कह सकते हो 12 आइम्बिक लाइंस, है ना, 12 सिलेबल्स आइम्बिक लाइन। ओके, कितने सिलेबल? 12 सिलेबल। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है आइम्बिक हेक्सामीटर। एलेक्जेंड्रिन को ध्यान रखना है, आइम्बिक हेक्सामीटर। नेक्स्ट है पैराबल। पैराबल क्या होता है? व्हाट इज पैराबल? अ पोम इन पैराग्राफ, अ बुक इन एन एपिक, a brief tale illustrating some moral, a cure of paralysis. What should be the right answer? Yes, parable. यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है पैराबल। क्या होता है? अ ब्रीफ टेल इलस्ट्रेटिंग सम मोरल। ओके, एक ब्रीफ टेल मतलब एक छोटी सी स्टोरी हो सकती है जिसमें कुछ मोरल वैल्यू सिखाई जाए, दैट इज पैराबल। ठीक है, पैराबल इज अ शॉर्ट एलेगोरिकल स्टोरी डिजाइन टू इलस्ट्रेट और टीच सम ट्रूथ, रिलीजियस प्रिंसिपल और मोरल लेसन्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज ब्यूकॉलिक रेफर्स टू। ब्यूकॉलिक का मीन क्या है? व्हाट डज इट मीन? Bucolic. The poets who wrote in praise of wine, the poets who wrote pastoral poetry, the poets who imitate Pope, या फिर the poets who imitate Wordsworth. Yes, bucolic. ब्यूकॉलिक किससे जुड़ा हुआ है? पेस्टोरल पोएट्री से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना है, ऐसे पोएट्स जो पेस्टोरल पोएट्री लिखते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ब्यूकॉलिक कहते हैं। ये चीज ध्यान रखना है, ये टर्म पूछ ली जाती है अक्सर। ठीक है, और कौन से पोएट है? पेस्टोरल पोएट्री लिखने वाले पोएट्स को हम कहते हैं ब्यूकॉलिक पोएट्स। ओके, नेक्स्ट इज बीट राइटर्स। बीट राइटर्स बिलोंग टू कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? बीट राइटर्स wrote in the 1950s, wrote in the 1940s, wrote in the 1960s, या फिर wrote in the 1980s. The Beat generation was a group of authors whose literature explored and influenced American culture in the post World War II एरा। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के भी पोस्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। द बल्क ऑफ देयर वर्क वाज पब्लिश्ड एंड पॉपुलराइज्ड थ्रू आउट द 1950s। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रॉट इन द 1950s। कैसे राइटर से? ध्यान रखना है, जो बीट जनरेशन है वो एक ऑथर्स का एक ग्रुप था जो लिटरेचर को एक्सप्लोर किया, जिन्होंने और इन्फ्लुएंस किया अमेरिकन कल्चर को। ठीक है, किस समय पर? पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर। नेक्स्ट इज, यहां पर राइट आंसर है 1950s। हु फर्स्ट इंपोर्टेड सोनेट इन इंग्लैंड? सबसे पहले सोनेट को इंग्लैंड में कौन इंपोर्ट करता है? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? हु फर्स्ट इंपोर्टेड सोनेट इन इंग्लैंड? ऑप्शंस हैं सर फिलिप सिडनी, सर थॉमस वेट, शेक्सपियर, मिल्टन। आपको ध्यान रखना है
Sir Thomas Wit. Sir Thomas Wit introduced the sonnet into English. It was Surrey who gave it a rhyming meter. ये भी ध्यान रखना है, जो सरे थे उन्होंने इसे राइमिंग मीटर दिया एंड अ स्ट्रक्चरल डिवीजन इनटू क्वार्टेन ऑफ अ काइंड दैट नाउ कैरेक्टराइजेस द टिपिकल इंग्लिश सोनेट. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. थॉमस विट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार इंग्लैंड में. द रेक्टोरिकल डिवाइस ऑफ एनाफोरा इंप्लाइज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. एनाफोरा जो रेक्टोरिकल डिवाइस है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है a certain metrical arrangement in lines, use of circumlocution in phraseology, juxtaposing the abstract with the concrete, the repeating the first word or words of successive sentences or clauses. What is anaphora? एनाफोरा की करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी? जैसे हमने बात की थी ना अभी कि रेपिटेशन ऑफ वाउल साउंड that is assonance, repetition of consonant sounds that is alliteration. और अगर repetition किसकी हो रही है? फर्स्ट वर्ड की या फिर हम कहें वर्ड्स की, लगातार वर्ड्स आ रहे हैं और उनकी repetition हो रही है. देखो यहाँ पे दिया भी गया है ऑप्शन नंबर डी, आप देख सकते हो, यही राइट आंसर है इसका. एनाफोरा क्या होता है? रिपीटिंग दी वर्ड और वर्ड्स ऑफ सक्सेसिव सेंटेंसेस और क्लॉजेस. ठीक है, एक ही वर्ड का रेपिटेशन हो रहा है बार बार आने वाले सेंटेंसेस में, या फिर एक क्लॉज है या फ्रेज है जिसका रेपिटेशन हो रहा है. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एनाफोरा. नेक्स्ट है द टर्म एसे इज द डेरिवेटिव ऑफ द फ्रेंच रूट एसियाई व्हिच मींस. देखिए ये जो टर्म है एसे, ये कहां से आई है? जो एक फ्रेंच रूट वर्ड है एसियाई, इससे लिया गया है. इसका मीन क्या है? इसका मीनिंग यहां पर पूछा जा रहा है. टू कंपोज, टू गो ऑन अ वॉक, टू ट्राई या टू एक्सप्रेस. यस, राइट आंसर है टू ट्राई. ध्यान रखना है ये ऐसे ही कौन सी भाषा का शब्द है? फ्रेंच का एक रूट वर्ड है ऐसे ही, जिससे ऐसे बना है इंग्लिश का वर्ड, और इसका मीन होता है टू ट्राई. Any short composition in prose that undertakes to discuss a matter, express a point of view is called essay. तो essay की भी डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है. क्या है? एक कोई भी शॉर्ट कंपोजिशन हो सकता है प्रोज स्टाइल में लिखा हुआ, ठीक है, जिसमें कोई मैटर डिस्कस किया जाता है या अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस किया जाता है. दैट इज essay. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ सोनेट आर कॉल्ड. देखिए यहाँ पर पेट्रार्कन सोनेट की बात हो रही है, ध्यान रखना है. और पेट्रार्कन सोनेट जैसे हम जानते हैं, पेट्रार्कन सोनेट जिसमें 14 लाइंस होती हैं, ये आपको पता है. 14 लाइंस की एक पोएम होती है जिसको हम सोनेट बोलते हैं. सोनेट के डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है, जिनमें से एक टाइप है पेट्रार्कन सोनेट, आप बोल सकते हो, ठीक है. और पेट्रार्कन सोनेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं, ठीक है. एक पार्ट होता है उसका सिस्टेट, या फिर फर्स्ट पार्ट ही लिखते हैं. वेरी फर्स्ट पार्ट होता है उसका ऑक्टेव और सेकंड पार्ट होता है उसका सिस्टेट, ठीक है. ऑक्टेव में 8 लाइन होती हैं और सिस्टेट में 6 लाइन होती है. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. और यहाँ पे पूछा गया है द फर्स्ट 8 लाइन ऑफ सोनेट इज आर कॉल्ड, क्या कहा जाएगा उन्हें? दैट इज ऑक्टेव. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ऑक्टेव इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है अ सेजुरा इज अ डैश इन अ लाइन. सेजुरा क्या होता है बताइए? अ पोज इन अ लाइन, a syllable in a line, a strain in a line, an accent in a line. Yes. तो आप जानते ही हो, ये डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं. राइट आंसर क्या है? पॉज. ठीक है, अ पॉज इन अ लाइन. ओके, ये ध्यान रखना है. देखिए पेट्रार्क हैड डिवाइडेड हिज सोनेट्स इनटू 2 पार्ट्स. ऑक्टेव ऑफ 8 लाइन्स स्टैंजा, ठीक है. पेट्रार्कन सोनेट की जब हम बात करते हैं, 8 लाइन का स्टैंजा ऑक्टेव और 6 लाइन का स्टैंजा लास्ट वाला, वो है सिस्टेट. विद अ पॉज और सेजुरा आफ्टर द 8 लाइन. ये भी ध्यान रखना है, जब ऑक्टेव खत्म होता है, 8 लाइन कंप्लीट होती है, तो उसके बाद में एक पॉज आता है, तो उस पॉज को सेजुरा कहा जा रहा है. ठीक है, जब 9 लाइन शुरू होती है, और 9 लाइन में भी क्या है भाई, 8 लाइन में शुरुआत की में क्या होता है कि कोई प्रॉब्लम रेज की जाती है, उसके बाद में 9th लाइन से एक टर्न आता है. ठीक है, और वो जो 9th लाइन है उसी को हम वोल्टा भी बोलते हैं. ये भी चीज आप यहीं ध्यान रख सकते हो, वोल्टा. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Another name of verse libra
इज, वर्स लिब्रा का दूसरा नाम क्या है? वर्स लिब्रा, ठीक है, लिब्रा से लिबर्टी वर्ड भी बना है, उसी से आप रिलेट करके समझ सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन है फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स, कर्टली वर्स या फिर नन ऑफ द अबव। यस, राइट आंसर है फ्री वर्स। ओके, फ्री वर्स मतलब इसमें फ्री वर्स किसे कहते हैं, हमने ये भी डिस्कस करा है पहले भी, ठीक है, पोएट्री से रिलेट करता हुआ है फ्री वर्स, और इन द फ्रेंच टर्म वर्स लिब्रा, ठीक है, फ्रेंच टर्म में हम वर्स लिब्रा कह रहे हैं और इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, फ्री वर्स। इज प्रिंटेड इन शॉर्ट लाइन इंस्टेड ऑफ विद द कंटिन्यूटी ऑफ प्रोज एंड इट हैज अ मोर कंट्रोल्ड रिदम देन ऑर्डिनरी प्रोज। Most free verse has also has irregular lines and length and lacks rhythm। ठीक है, मतलब इसमें फ्री वर्स में क्या होगा, ना तो मीटर है ना राइमिंग स्कीम है, दोनों चीज नहीं होती। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाय। ये जो पर्टिकुलर टर्म है नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये किसके द्वारा दी गई टर्म है? ऑप्शंस हैं वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, बायरन, पीबी शेले। यस, नेगेटिव कैपेबिलिटी ये सबसे पहले दी गई थी जॉन कीट्स के द्वारा, ये ध्यान रखना है, 1817 में, ठीक है। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है वाज गिवन बाय जॉन कीट्स इन 1817। हिज लेटर्स आर अमंग द फर्स्ट इन इंग्लिश नॉट ओनली फॉर देयर डिस्कशन ऑफ हिज एस्थेटिक आइडियाज, ठीक है, नेगेटिव कैपेबिलिटी द कैमलिन पोएट, but also for their humanity, spontaneity and humor। Moving to the next question, a turncoat is, turncoat का meaning क्या है? A man of principles, a poor man who changes his opinion, a man who does not change his opinions। Yes, turncoat, right answer is a man who changes his opinions। Okay, option number C is the correct answer, that is called turncoat। Chalo, moving to the next question, next is a verse of two lines of equal length rhyming with each other at the end is called। बताइए, एक वर्स है, दो लाइन की इक्वल लेंथ है, ठीक है, राइमिंग स्कीम भी राइमिंग कर रही है वो एक दूसरे से, ठीक है, राइमिंग विद ईच अदर एट द एंड, एंड में क्या हो रहा है, राइमिंग भी बन रही है, ठीक, उसे क्या कहेंगे? क्वाट्रेन है, टेरेजा राइमा है, कपलेट है, ओटाबा राइमा है। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो आप जानते हैं टू लाइन का जब भी कंपैरिजन होगा या टू लाइंस के बारे में जब भी जिक्र होगा जिनमें राइमिंग भी है, ठीक है, इक्वल लेंथ में है, दैट इज कपलेट। ओके, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी कपलेट। अगर क्वाट्रेन की बात करें तो क्वाट्रेन क्या होता है, 4 लाइन का स्टेंजा होता है ना। टेरेजा राइमा की बात करें तो इसमें 3 लाइंस होती हैं, ओके, और कपलेट आप जानते हो 2 लाइंस होती हैं। ओटाबा राइमा में कितनी लाइंस होती हैं? इसमें 8 लाइंस होती हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन एवेंट ग्रेट, एवेंट गार्ड। ये एक एक्सप्रेशन है एवेंट गार्ड, इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन है अनइंटेंशनल एक्सप्रेशन, रिडिकुलिंग एटीट्यूड, ट्रेजिक कंक्लूजन, न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। यस, एवेंट गार्ड, एवेंट गार्ड का मतलब है न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ होमोनिम इज, होमोनिम क्या होते हैं? हम अक्सर ग्रामर में सुनते हैं ये टर्म होमोनिम, ठीक है, तो होमोनिम का मतलब क्या है? होमोनिम क्या होते हैं? अपोजिट वर्ड्स होते हैं, सिमिलर वर्ड्स इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग, डिफरेंट इन साउंड बट सिमिलर इन मीनिंग। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है होमोनिम
उन्हें कहा जाता है जो साउंड में तो सिमिलर हो लेकिन उनके मीनिंग जो हो वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सिमिलर इन साउंड एंड बट डिफरेंट इन मीनिंग। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल एसे इज आल्सो नोन एज, ये भी बहुत ही सिंपल है। इनफॉर्मल एसे, फॉर्मल एसे क्या होता है? इनफॉर्मल एसे, देखिए ऐसे दो प्रकार के होते हैं, अक्सर आपने ग्रामर में पढ़ाई होगा ये सारी चीजें। इनफॉर्मल एसे को और क्या कहा जाता है? फनी एसे, स्कॉलरली एसे, फैमिलियर एसे या फिर इम्पर्सनल एसे। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यस, राइट आंसर हो जाएगा स्कॉलरली एसे। Okay, informal essay is also called scholarly essay in which the scholar intends to discover new knowledge and insight through his research and thinking, and then to convey it to an interested audience of fellow scholars. Next is act is, आप अक्सर सुनते हैं प्ले से रिलेटेड है ना। प्ले में आप देखते हो 5 एक्ट प्ले है, 3 एक्ट प्ले है, 2 एक्ट प्ले है या ओनली 1 एक्ट प्ले है। तो व्हाट इज एक्ट? एक्ट का मीन क्या होता है? अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले, एन एक्टिंग कैटेगरी इन अ प्ले, चैप्टर ऑफ अ प्ले, एक्टिंग बाय एक्टर्स। व्हाट डज इट मीन? यस, एक्ट मतलब होता है अ मेजर डिवीजन इन द एक्शन ऑफ अ प्ले। ओके, option number A is the right answer. Next is epic. What is epic? A story of a battle, a long narrative poem on a serious subject, a dramatic monologue, a table. तो आपने अक्सर कई बारी सुना होगा एपिक की डेफिनेशन आप समझते हो, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जो एक किसी सीरियस सब्जेक्ट पे होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जैसे आप पैराडाइज लॉस्ट ले सकते हो। नेक्स्ट है चार्मिंग एंड विटी मे बी एक्सप्रेस्ड एज, चार्मिंग और विटी को और कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या इसके लिए कौन सी टर्म का हम यूज कर सकते हैं? सैकिज्म, सेंटिलिएटिंग, सैकिन, सैंग्विन। यस, राइट आंसर है सेंटिलिएटिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका मीन होता है वेरी क्लेवर, ठीक है, या फिर विटी कह सकते हैं, ठीक। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पोएटिक जस्टिस वाज अ टर्म कॉइन्ड बाय, जो पोएटिक जस्टिस ये टर्म थी ये किसके द्वारा कॉइन की गई थी? ऑप्शन है सैमुअल जॉनसन, जेफरी लीच और जॉन ड्राइडन, थॉमस राइमर। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? पोएटिक जस्टिस ये जो टर्म है ये कॉइन की गई थी थॉमस राइमर के द्वारा, ठीक है। और इन्होंने अपने एक वर्क में पोएटिक जस्टिस की बात की थी। इनका उस वर्क का नाम था द ट्रेजेडीज ऑफ द लास्ट एज कंसीडर्ड, ठीक है, द ट्रेजेडीज ऑफ द लास्ट एज कंसीडर्ड, जो आता है 1678 में। उस पर्टिकुलर ड्रामा में, उस पर्टिकुलर वर्क में इन्होंने पोएटिक जस्टिस की बात की। पोएटिक जस्टिस मतलब अगर कोई गुड पर्सन है तो उसको लास्ट में जस्टिस मिलना चाहिए, और दूसरी बात जो इविल पर्सन है उसके साथ बुरा होना चाहिए, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ अच्छा होना चाहिए, ठीक है। दैट इज पोएटिक जस्टिस। नेक्स्ट इज नोबेला। नोबेला इज अ वर्ड फ्रॉम, नोबेला जो वर्ड है वो कहाँ से इन्वेंट हुआ है? इंडिया का वर्ड है, फ्रांस है, इटली का वर्ड है, इंग्लैंड का वर्ड है? यस, नोबेला। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो आपको ध्यान रखना है ये इटालियन वर्ड है नोबेला, ओके। नोबेला इज एन इटालियन टर्म मीनिंग अ न्यू स्टोरी, न्यू स्टोरी, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेगुलर ओड इज अ क्लोज इमिटेशन ऑफ, जो रेगुलर ओड है वो क्लोज इमिटेशन है किस चीज का? पेट्रार्क का, शैली का, टाटा का या पिंडार का? तो इन्हें तो आप कट कर सकते हो क्योंकि लिटरेरी चीजों से इनका कनेक्शन नहीं है हालांकि, ठीक है। तो रेगुलर ओड क्लोज इमिटेशन है किस चीज का? यस, फेमस ग्रीक पोएट पिंडार, ठीक है। पिंडारिक ओड में ही रेगुलर ओड
और ये इरेगुलर ओड दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, पिंडार। नेक्स्ट है व्हाट बाय डेफिनेशन इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड। यस, क्या ऐसी चीज है जिसकी अगर हम डेफिनेशन से देखें तो डेफिनेशन में क्या है, सीरियसनेस है, कंप्लीट है, सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड है, कॉमेडी, एपिक, ट्रेजेडी, ड्रामा। यस, राइट आंसर हो जाएगा ट्रेजेडी। ओके, जहां पे भी सीरियसनेस की बात आए, या तो अगर पोएट्री है और सीरियसनेस है तो इलेजी हो गई, बस दुख है व्यक्त किया जा रहा है, वो सारी चीजें, या फिर अगर प्रोज में देख रहे हो तो आप ट्रेजेडी हो जाएगा। नेक्स्ट है हु इज नन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। किसको मास्टर कहा जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग का? विलियम शेक्सपियर, वेलेक स्टीवंस, रॉबर्ट फॉस्ट, रॉबर्ट ब्राउनिंग। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज नन एज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। ये जो पर्टिकुलर टर्म है मेटाफिजिकल पोएट, जैसे कि जॉन डन को आप जानते हो अच्छे से, मेटाफिजिकल पोएट का जब भी जिक्र होगा इस पर्टिकुलर वर्क का तो जॉन डन का नाम निकल कर आता है, ठीक है। और ये पर्टिकुलर टर्म किसने कॉइन की थी सबसे पहले? बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, हेलन गार्डनर या फिर जॉन ड्राइडन? यस, ये कॉइन की गई है डॉक्टर जॉनसन के द्वारा, ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्स। नेक्स्ट इज एडिपस कॉम्प्लेक्स इज, देखिए दो तरीके की टर्म है ये, एक तो एडिपस कॉम्प्लेक्स होता है और एक इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है, तो दोनों को ध्यान रखना है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। एडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जब एक सन का अट्रैक्शन अपनी मदर के प्रति हो, अ सन्स अट्रैक्शन टुवर्ड हिज मदर, ठीक है। और इसी के अपोजिट जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है उसमें एक डॉटर का अट्रैक्शन उसके फादर के प्रति, दैट इज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द टर्म स्प्रंग रिदम। ये जो पर्टिकुलर टर्म है स्प्रंग रिदम, इसको किसने इन्वेंट किया? हॉपकिंस, टेनिसन, ब्राउनिंग, वर्ड्सवर्थ? यस, देखिए स्प्रंग रिदम जो है ना ये एक पोएटिक टर्म है जिसको डिजाइन किया गया था टू इमिटेट द रिदम ऑफ नेचुरल स्पीच, ठीक है। मतलब जो नेचुरल स्पीच है उसकी रिदम को इमिटेट करने के लिए, दैट इज स्प्रंग रिदम। और ये 19th सेंचुरी में डेवलप हुई, ठीक है। और किसके द्वारा? हॉपकिंस के द्वारा, ठीक है। गेरार्ड मैनले हॉपकिंस इनका पूरा नाम है, हॉपकिंस के द्वारा इसको कॉइन किया गया, स्प्रंग रिदम को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज व्हाट मीटर इज अ सोनेट रिटन इन। अक्सर हम देखते हैं कि जो सोनेट है ना वो कौन से मीटर में पर्टिकुलरली लिखा जाता है? स्पॉन्डिक टेट्रामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर या फिर आयम्बिक ट्राईमीटर? तो आप जानते हो कि सोनेट ज्यादातर, ठीक है, आप शेक्सपियरियन सोनेट ले लीजिए, ठीक है, अक्सर जो है देखा गया है कि सोनेट को ज्यादातर आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आयम्बिक पेंटामीटर। और आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? मतलब एक जो लाइन होगी ना उसमें 5 फीट होते हैं, और 5 फीट में क्या हो गया, टोटल 10 सिलेबल होते हैं एक लाइन में, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाइम इज, हाइम क्या है? अ पोम ऑफ जॉय, अ पोम ऑफ लेमेंट, अ पोम ऑफ प्रेज, अ चर्च सॉन्ग? हाइम क्या होता है? व्हाट इज हाइम? यस, अ पोम ऑफ प्रेज, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज a scene that interrupts the normal chronological sequence of events in a story to depict something that happened at the earlier time। बताइए, एक पर्टिकुलर सीन है जो इंटरप्ट कर देगा पूरे नॉर्मल जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में स्टोरी चल रही है उसको, और जो पुरानी चीजें हैं, पुराने घटना जो घटी हुई है उसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, उसको क्या कहेंगे किसी भी ड्रामा में? क्या है वो? फ्लैशबैक है, प्रोलॉग है, एपिलॉग है, फ्लैश फॉरवर्ड है? यस, ये है फ्लैशबैक। आप मूवीज में सुनते हो अक्सर फ्लैशबैक में चल रही है स्टोरी, वही है ये फ्लैशबैक, ठीक है। अ ड्रामेटिक डिवाइस इन विच एन अर्लियर इवेंट इज इंसर्टेड इनटू नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल फ्लो ऑफ अ नरेटिव फ्लैशबैक। मूविंग टू द नेक्स्ट,
A work that makes fun of another work by imitating some aspect of writer's style is called. एक कोई वर्क है जिसको स्पेशली इसलिए लिखा गया है कि वो किसी दूसरे पर्टिकुलर वर्क का मजाक उड़ाए या उसको सैटराइज करे, ठीक है। ऑप्शन है सटायर, फार्स, पैरोडी, फेबल। तो उस वर्क को हम क्या कहेंगे? Yes, a work or performance that imitate another work or performance with ridicule or irony is called parody. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज a dactylic is metrical foot consisting of. dactylic क्या है? एक metrical foot है। इसमें कितने सिलेबल होते हैं? 2 सिलेबल्स, 3 सिलेबल्स, 5 सिलेबल्स या फिर 4 सिलेबल्स? dactylic, यस, इसमें टोटल 3 सिलेबल्स होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 1 लॉन्ग फॉलोड बाय 2 शॉर्ट, मतलब एक तो होगा स्ट्रेस्ड सिलेबल और उसको फॉलो करते हुए 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होंगे, ठीक है। स्ट्रेस्ड सिलेबल को हम लॉन्ग सिलेबल भी बोलते हैं और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को हम शॉर्ट सिलेबल बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3 सिलेबल होते हैं dactylic में। नेक्स्ट है द आइडिया दैट गुड आर रिवॉर्डेड एंड इविल पनिश्ड इन टर्म। अभी हमने डिस्कस किया था ना, ये जो पर्टिकुलर आइडिया है इसको कौन सी टर्म कहेंगे, इसका रियल नाम क्या है? ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट दी है इसको क्या कहा जाता है? आइडिया क्या है? दैट गुड आर रिवॉर्डेड, जो अच्छा है उसको पुरस्कार दिया जा रहा है, मतलब उसकी तारीफें हो रही हैं, और इविल को पनिश किया जा रहा है। ऑप्शन है डिवाइन जस्टिस, jurisprudence, sorry for pronunciation. Next है poetic justice, none of these. Yes, what should be the right answer? Yes, आप जानते हैं इसको हम क्या कहेंगे? poetic justice कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, poetic justice. Moving to the next question. Next is a verse form using a stanza of 8 line each with 11 syllables is known as. एक वर्स फॉर्म है जिसमें 8 लाइन का स्टेंजा है, ईच विद 11 सिलेबल, और हर लाइन में कितने सिलेबल हैं? 11 सिलेबल हैं। नन एज स्पेंसिरियन स्टेंजा, बैलेड, ओटावा राइमा, राइम रॉयल। Yes, what should be the right answer? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहेंगे हम ओटावा राइमा, ओटावा राइमा, ओके। अ स्टेंजा और 8 लाइन, 8 लाइन है तो क्या हो गया? ओटावा राइमा, आइम्बिक पेंटामीटर की लाइन है विद अ कपलेट at the end and each line of 11 syllable is known as ओटावा राइमा, ठीक है। It was first used in England at Sir Thomas Wett. Next is simile is, simile किसको कहा जाता है? A part of speech, a figure of speech, a technical device used by old poets, a sister of Emily Dickinson. Simile, yes, a figure of speech, ओके, जिसमें कंपैरिजन किया जाता है या सिमिलरिटीज को देखा जाता है और लाइक और एज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज एन इकोलॉग इज, इकोलॉग क्या होता है? अ शॉर्ट पोम, अ लॉन्ग पोम, अ शॉर्ट डायलॉग, अ पेस्टोरल पोम। यस, क्या होगा राइट आंसर? एकोलॉग जो होती है वो एक पेस्टोरल पोम होती है, ओके। एकोलॉग इज अ पेस्टोरल पोम ऑफन इन डायलॉग फॉर्म, अक्सर क्या होता है? डायलॉग फॉर्म में ये लिखी जाती है। नेक्स्ट इज डेन्यूमा। डेन्यूमा किसको कहा जाता है? डेन्यूमा इज रिलेटेड टू, किससे कनेक्टेड है डेन्यूमा? एन एसे, अ प्ले, एन एलेजी, अ लिरिक। यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो डेनिमा को आप कनेक्ट करोगे किससे? एक प्ले से, ठीक है, और मोस्टली ट्रेजेडीज, ओके।
प्ले कह सकते हो, ड्रामा कह सकते हो, नॉवल में भी देखा गया है और ज्यादातर आप ट्रेजेडी से कनेक्ट करोगे। नेक्स्ट है अ बैलेड। बैलेड क्या होता है? अ शॉर्ट एपिक is a song sung by ballet dancers, is a folk song or orally transmitted poem, is a short novel. What is ballad? Yes, ballad is a short poem telling a story. Ballads are written in stanzas of 4 lines each with alternate lines rhyming together. ध्यान रखना है, बैलेड ज्यादातर क्या है, शॉर्ट पोम होती है और स्टैंजा जो होते हैं ना 4 लाइन स्टैंजा लिखे जाते हैं और जिसकी राइमिंग स्कीम भी क्या होती है? ए बी होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ये है फोक सॉन्ग कह सकते हो आप, ओरली ट्रांसमिटेड पोम कह सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज what do we call a piece of writing that is an imitation of an action that is serious and complete? तो सीरियस और कंप्लीट जहां भी आपको नजर आए ज्यादातर क्या होंगे? देखिए इस पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग को हम क्या कहेंगे? जिसमें क्या है? एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस एंड कंप्लीट। तो क्या है ये? ट्रेजेडी। ठीक है, और ये डेफिनेशन भी आप देख सकते हो, एरिस्टोटल की डेफिनेशन है। ठीक है, तो ट्रेजेडी एज अ फॉर्म ऑफ ड्रामा बेस्ड ऑन ह्यूमन सफरिंग इनवोक्स एंड अकम्पेनिंग कैथारसिस और प्लेजर इन ऑडियंस। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर है ट्रेजेडी। नेक्स्ट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? जैसे हमने मास्टर के बारे में पढ़ा था कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के मास्टर जाने जाते हैं। ठीक है, अब ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है? अ शॉर्ट प्ले, अ पोम, अ नॉवल, अ प्रोज स्टोरी। यस, ड्रामेटिक मोनोलॉग आल्सो नोन एज अ पर्सोना पोम, ठीक है, is a type of poetry written in a form of a speech of an individual character. ठीक है, तो पोम पे आपको कनेक्ट करना है ड्रामेटिक मोनोलॉग से। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अ पोम। द नॉवल इज, नॉवल क्या होते हैं? वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, वन ऑफ द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग, वन ऑफ द डिस्कार्डेड फॉर्म ऑफ राइटिंग, या फिर नन ऑफ दीज। नॉवल, yes, one of the latest form of writing. Option number B is the correct answer. One of the latest form of writing. ठीक है, a novel is a long narrative normally in prose which describes fictional characters and events usually in the form of sequential story. Moving to the next question. Elegy began to be so called because इलेजी को इलेजी कहा जाना शुरू हुआ क्योंकि इट वॉज रिटन इन द इलेजिक मेजर, इट वॉज अ पोम ऑफ सोरो, इट वॉज रिटन, यहां पर माफ कीजिएगा स्पेलिंग एरर है, इट वॉज रिटन बाय राइटर्स ऑफ इलेजीज, सम एक्सपर्ट क्रिटिक्स नेम्ड इट सो। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? Yes, Elegy began to be so called because it was a poem of sorrow. Okay, option number B is the correct answer. A poem of serious reflection, typically a lament on the death. Next is classical tragedy was a form of, classical tragedy particular किसकी फॉर्म है? ड्रामा की, नॉवेल की, प्रोज या पोएट्री? क्लासिकल ट्रेजेडी, तो आप समझ ही गए होंगे, ड्रामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लासिकल ट्रेजेडी इज अ टाइप ऑफ ड्रामा वेयर द कैरेक्टर्स गो थ्रू सम फॉर्म ऑफ सफरिंग। नेक्स्ट इज अ बैलेड स्टैंजा इज ऑफ। अभी हमने डिस्कस किया था बैलेड स्टैंजा में कितनी लाइन होती हैं? 2 लाइन्स, 3 लाइन्स, 4 लाइन्स, 5 लाइन्स? यस, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? आप जानते ही हैं 4 लाइन्स होती हैं। ठीक है, इन पोएट्री अ बैलेड स्टैंजा is the 4-line stanza known as a quatrain, most often found in the folk ballad. This form consists of alternating
4 and 3 stress line, usually only the second and fourth lines rhyme. ठीक है, जैसे राइमिंग स्कीम ज्यादातर क्या होती है, ए बी भी हो सकती है, ए बी या कई बारी ए बी सी बी, ठीक है, इस तरीके से बनती है. नेक्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिस्टोलरी नॉवल. अच्छा, एपिस्टोलरी किसे कहते हैं, कैसे नॉवल होते हैं एपिस्टोलरी नॉवल? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एपिस्टल मतलब क्या है. एपिस्टल को रिलेट करना है आपको लेटर्स से. जब कोई नॉवल लेटर्स की फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज एपिस्टोलरी नॉवल. ओके, अब इनमें से पहचानना है कि कौन सा नॉवल एपिस्टोलरी नॉवल है. पेमेला और वर्च्यू रिवार्डेड, गिल ब्लेस, या फिर द हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स और मिल फ्लैंडर्स. तो ध्यान रखना है पेमेला, और इसका जो सबटाइटल है वो है वर्च्यू रिवार्डेड. ठीक है, ये एक एपिस्टोलरी नॉवल है. इज इन द फॉर्म ऑफ एंडलेस सीरीज ऑफ लेटर्स टेलिंग ऑफ ट्रायल, ट्रिबुलेशन एंड द फाइनल हैप्पी मैरिज ऑफ टू स्वीट यंग मेडन्स, published in 4 volumes extended over the years 1740 to 1741. ठीक है, ये ध्यान रखना है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पैथेटिक फॉलेसी इज अ फ्रेज इन्वेंटेड बाय. ये एक फ्रेज है पैथेटिक फॉलेसी. ये किसके द्वारा इन्वेंट की गई? शेक्सपियर, जॉन रस्किन, ओलिवर गोल्डस्मिथ, कार्लाइल, थॉमस कार्लाइल. Yes, what should be the right answer? तो आपको ध्यान रखना है pathetic fallacy is a literary term for the attributing of human emotion and conduct to all aspects within nature. It is a kind of personification that is found in poetic writing. ठीक है, और इसको कॉइन करने वाले थे जॉन रस्किन. ठीक है, नाम ध्यान रखना है, जॉन रस्किन कॉइन द टर्म इन हिज बुक मॉडर्न पेंटर्स. इनकी एक बुक आई थी, ठीक है, मॉडर्न पेंटर्स. कब आती है ये बुक, ये भी ध्यान रखना है. ये 1843 टू 60 के बीच में, 1843 टू 60. ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें जॉन रस्किन के द्वारा पैथेटिक फॉलेसी को क्या था, कॉइन किया गया था. नेक्स्ट है टर्म फॉर द नोबल इन द मोस्ट यूरोपियन लैंग्वेज इज. ज्यादातर यूरोपियन लैंग्वेजेस में नोबल के लिए कौन सी टर्म को यूज किया जाता है? एपिस्टोलरी, रोमन, नोबलेट, पिकारेस्क. Yes, the term noble is now applied to a variety of writings that have in common only the attribute of being extended work of prose fiction. ठीक है, और तो ज्यादातर जो आपकी यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं इसमें इसको नॉबलेट कहा जाता है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नॉबलेट. एज एन एक्सटेंडेड narrative, the novel is distinguished from the short story from the work of middle length called the novelette. ठीक है, the English name for the form is derived from the Italian novella, meaning a little new world. Okay then, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था. आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है. अपने सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं. अगर प्रोनाउंसिएशन में कहीं मिस्टेक हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी. कई बार फंबल हो जाता है, लेकिन हाँ, मैं आगे से और भी अच्छे बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करूँगी. और ये आप समझ लीजिए कि कम से कम हम 1000 क्वेश्चन की ये प्रैक्टिस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच की. जैसे कि मैं डेली 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रही हूँ, आपको भी अच्छे लगेंगे. और आपको क्या करना है, अगर आपको प्रैक्टिस करते हो तो उस समय पर आप एक पेन पेपर लेकर बैठ सकते हो. आप चेक कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो, और जो नहीं हो रहे हैं उनको आप लर्न कर सकते हो साथ के साथ. ठीक है, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना वीडियो कैसी लगी. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी. थैंक यू.